अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तहरीक औक़ाफ़ के ये जो औक़ाफ़ के बारे में बेदारी मुहिम शुरू की है, उसके सदर मोहतरम अली जनाब इज़्ज़त माब, जो हमारी मराठवाड़ा की एक बहुत बड़ी शान, पहले मुफ्ती अली जनाब खलीलुर रहमान साहब, वक्त नहीं, मैं माज़रत चाहूँगा तमाम उलमाए कराम से कि स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमाए कराम, काबिल एहतराम शख्सियतें और बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, ख़ास तौर से नौजवानों को मेरा आह्वान है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको इसको समझना भी ज़रूरी है। देखिए, मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकली पार्टी से नहीं है। मेरी ज़िंदगी जो बचपने से आज तक गई, मैं किसी भी पार्टी का कोई मामूली सा भी सदस्य नहीं रहा है। मैंने जो काम किया है वो सिर्फ़ अपने कौम के जो बुनियादी मसाइल होते हैं, जिसे मूल प्रश्न कहते हैं, जिसे बेसिक प्रॉब्लम कहते हैं, जज्बात वाली बातों में तो हमको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मैंने कभी जज्बात वाली बात नहीं की। आज जो हम तबाह बर्बाद है वो सिर्फ जज्बाती बातों से हम तबाह बर्बाद हैं। मेरी बातों का मैं उलमाए कराम का बड़ा एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ, बहुत एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ, बुज़ुर्गों की भी करता हूँ, तमाम पॉलिटिकली पार्टियों की भी मैं बहुत एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ। मगर मैं जब बात करता हूँ तो ऐसा है कि महसूस होता है पॉलिटिकली पार्टी के लोगों को कि ये शख्स हमारे ख़िलाफ़ कह रहा है, उलमाओं को ऐसा लगता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ कह रहा है। मगर चूँकि हकीकत है वो कहना ज़रूरी होता है, और जब हकीकत बात सामने आती है तो लोगों को सबको ही एक एहसास होता है कि भाई ये क्या है, ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये हमारे ख़िलाफ़ कह रहा है। तो बराए मेहरबानी मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि अगरचे कोई बात मैं वो तल्ख़ बात करता नहीं हूँ, मगर ऐसी समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ हूँ, आज भी हूँ, कल धरना है, तमाम लोगों को आना है, मुझसे बिलमुशाफ़ा मिली है। मैं और 2 दिन रुकूँगा यहाँ का। अगरचे कुछ गलत फहमी है तो मुझसे बात कीजिए कि आपने ये क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा। मौजू बहुत बड़ा है, वक्त बहुत कम है और 2 जिम्मेदारियां मेरे पर है। एक जिम्मेदारी तो हमारे मुस्तफ़ा फ़ारूक, उनकी ट्रेन छूट गई है कि जो हमारा नया वक्त बिल में जो तरमीम और अमेंडमेंट आ रहा है उसमें बहुत अच्छे उलमाए कराम ने कुछ बातें बताई। अभी हज़रत ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो जो बात बताई कि 5 साल में बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे ही कुछ बातें वो कहने वाले थे और मैं तहरीक औक़ाफ़ के बारे में आपसे कुछ करना चाहता। मगर मैं पहले ये तरमीमी बिल क्या है क्या नहीं, उसके पहले थोड़ा सा तहरीक औक़ाफ़ का आपको पहचान दे दूं, बता दूं कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों महसूस हुआ, क्यों करना पड़ा। जैसा फ़ारूक साहब ने भी बता दिए हैं कि भाई मैं 84-85 में भी औक़ाफ़ के लिए बहुत काम करता था। मौलाना क़ासमी साहब आए थे, 1 घंटा बैठे थे, मैंने रात में बताया हूँ कि उस वक़्त 84-85 में भी, क्योंकि ये हमारे पास ये वक्फ़ एक्ट जो था वो 54 का है। पूरे हिंदुस्तान में 54 में नया एक्ट जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 54 एक्ट बना और वो 50 एक्ट में सब जगह बोर्ड बने स्टेट्स के। महाराष्ट्र एक गवर्नमेंट ऐसी थी कि जहाँ स्टेट का गवर्नमेंट नहीं बने, बोर्ड नहीं बना, सिर्फ मराठवाड़ा जो हमारे 5 ज़िले थे, आज 8 ज़िले हैं, उसका बोर्ड था। और बाकी जो हमारी सारी प्रॉपर्टी थी बम्बई वगैरह, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, विदर्भा वगैरह की, वो चैरिटी कमीशंस के अंदर थी, ये सब उधर थी। मगर मराठवाड़ा में सिर्फ मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था। उस वक़्त मराठवाड़ा के बाद भी लोगों ने कहा कि 70% ज़मीनात जो है हमारे मराठवाड़ा में, विदर्भा में तो बहुत कम नज़र आती है। तो ये जो मामला था, बोर्ड का भी मामला है, सब कुछ जिस तरीके से हुआ। ये 54 के बाद 95 एक्ट जिसको हम कहते हैं, 95, ये अभी बहुत सारे लोगों को समझता नहीं। 54 के बाद 95 आया। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा अल्लाह का फजलो करम है कि पिछले टाइम बम्बई में पहली बार जब ये अमेंडमेंट आया तो कहीं से आवाज़ नहीं उठी। बम्बई के तमाम उलमाए कराम, उलमा बोर्ड, तमाम सियासी लीडर्स, MLA जो आज मौजूद हैं, जो एक्स MLA हैं वो भी थे, और भी लोग थे, शहर के बड़े बड़े लोगों ने, शब्बीर भाई आपको शुरू करना है इस बात पर, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आपको करना है। मैं बोला भाई मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं जब बोलूँगा, बताऊँगा तो आपको सबको बुरा लगेगा। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको आना है। उन्होंने लेकर के गया
हुई बात यही है, जैसा हजरत ने कहा कि लोग उलमा बोर्ड ये वो सब पूरा तमाम भरा हुआ था। मैंने उनसे ये कहा कि पहले आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद में जब आप बातें करेंगे ना तो वो बात ही नहीं होंगी। इसके लिए सदारत तो मुझे दी है, मगर बात मैं पहले करूँगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल शुरू। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की कि देखिए वक्फ एक्ट जो 54 की जो बात हम करते हैं, तो इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी, उसने 26 अक्टूबर 1976 को एक ख़त पूरे हमारे हिंदुस्तान भारत के स्टेट्स को लिखा। क्या लिखा इंदिरा गांधी ने? उन्हें ये लिखा कि मैं बड़ी फिक्रमंद हूं, मैं बड़ी फिक्रमंद हूं। आज़ादी के बाद 1961 से मैं आज जो देख रही हूं, जो मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज़ है दी गई है, उन लोगों ने जायदाद छोड़ी है। मैंने 1961 से 1976 में आज देखी हूँ गाज़िबाना कब्जे किए जा रहे हैं। ये 1976 की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल की बात नहीं, हम आज समझ रहे हैं। 1976 में उन्होंने कहा कि मैं कह रही हूँ और मैं फिक्रमंद हूँ कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ ये है। तो मेरा कहना ये था उन लोगों को कि इतना अच्छा ख़त उन्होंने लिखा है, तो हमारे जो नुमाइंदे हैं जिन्हें हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, जिन्हें हम आमदार बनाते हैं, या और हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, सबको मालूम था, क्यों खामोश बैठी रही? ये बिल बनाने की नौबत क्यों आई आज? वजह क्या है? 1976 में एक प्राइम मिनिस्टर ये कहती है कि गाज़िबाना कब्जे हो रहे हैं, इसको हटाना चाहिए। तो हमारी जितनी भी तंजीमें थी, मुसलमानों की जो जो तंजीमें, मैं तंजीमों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुस्लिम रहनुमा लीडर, उनको सब मालूम था, फिर क्यों खामोश रहे? क्या वजह थी? अगरचे उस वक्त हम समझ लेते ये बात को तो आज ये नौबत नहीं आती। क्यों खामोश थे? कौन जिम्मेदार है? उसके जिम्मेदार हमारी तमाम मुस्लिम तंजीमें जो बांग दावे करती है बड़ी बड़ी, या हमारे वो रहनुमा जो मिनिस्टर बने, खासदार बने, क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, सब खामोश रहे और हमारी ज़मीनात लूटी जा रही है। 95 में एक नया एक्ट बना, बहुत अच्छा बना, जिसके लिए जो तरमीम की बात की जा रही है, इतना अच्छा एक्ट बना है, इतनी उसमें ताकत है, इतना वो मजबूत है। क्या वजह है कि भाई इनको तरमीम की ज़रूरत महसूस हो रही है? 10 साल में मैं 15 साल से चीख चीख के कह रहा हूँ तहरीक औकाफ के ज़रिए से लोगों को, हमारे को पता नहीं है, मगर हमारे सामने वाले जो हमारे बिरादरान वतन है, जिसको हम RSS के नाम से जानते हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारी कितनी ज़मीनात है। क्योंकि आज हमको मालूम पड़ रहा है कि सबसे पहले रेलवे के पास, डिफेंस के पास, मिलिट्री के पास, और तीसरी ज़मीन हमारे पास है। तो फिर हमारे ज़मीनात गए कहाँ? मैं महाराष्ट्र की मिसाल देता हूँ कि इतनी बड़ी ज़मीन होने के बाद में हमारा एक आधा मेडिकल कॉलेज है क्या? नहीं है। तो वजह क्या है? हमारी ज़मीनात गई कहाँ? सर्वे कब हुआ, क्या नहीं हुआ? हम सब सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? 96 में जब बना, उस वक्त शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो यहाँ बोर्ड नहीं बनाया कि बोर्ड बनाना चाहिए था। नंबर 2002 में बना। 2002 में जब बोर्ड बना और यहाँ का महाराष्ट्र का सर्वे हुआ, पहला आमदार मौजूद थे, सब मेरे सामने आमदार थे, उलमा बोर्ड थे, सब लोग थे। जो पहला सर्वे यहाँ हुआ, जिस सर्वे ने रिपोर्ट दी, जो गवर्नमेंट ने गैजेट की कि महाराष्ट्र में औकाफ की 91,000 एकड़ ज़मीन है। ये कहाँ से आई, कैसी आई? कोई MLA बोल सकता है? मेरे बाजू अमीन पटेल बैठे थे, मेरे बाजू में बाबा सिद्दीकी और उनका बच्चा जीशान बैठा था, वारिस पठान थे मेरे बाजू में बैठे थे। मतलब कि आप बता सकते हैं? आप तो बरसर इख्तिदार है, आज से नहीं, ज़माने से है। ये 91,000 एकड़ ज़मीन आई कैसी? ये सर्वे हुआ कैसा? पता नहीं, मालूम नहीं। बरसर इख्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, अरे कहाँ से आई, कैसी हुई? बस ऐसा देखा, गया और बता दिया 91,000 है। 91,000 एकड़ तो फिर है कहाँ, किधर है? नहीं, कुछ मालूम नहीं। बोर्ड बना, पहला बोर्ड बनने के बाद में चेयरमैन बना।
चेयरमैन बनने के बाद में बहुत उसके खिलाफ में तकरारें आई है। तकरारें होने के बाद में एक कमीशन बना। कितने लोगों को मालूम है वो कमीशन बना? ATA शेख जस्टिस का, कि औकाफ की ज़मीनों को कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है। 2002 से 2007 तक उठा के देखिए। हम चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई देखने गया। अंबानी को उसी पीरियड में दिया गया। अंबानी नहीं और ऐसे कैसे लोगों को दिया गया? खैर कमीशन बना गया। उस कमीशन को बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। बरसर इख्तिदार हमारी गवर्नमेंट थी जिसे हम अपनी कहते हैं, उसमें हमारे MLA थे, हमारे सारे क्यों नहीं, वो नहीं पूछते थे। उसको बैठने की जगह नहीं। 113 केसेस आए, उसने इतने बेहतरीन जवाब दिए उसके लिए, और उन्हें कमीशन ने फिर करके गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट ने सर्द खाने में डाल दिया। कौन थे? सब हमारे लोग थे। उस वक्त कौन कौन मुख्यमंत्री थे? आपके नांदेड़ के भी साहब मुख्यमंत्री थे जिस वक्त ATA शेख ने रिपोर्ट दी। सब लोग थे। क्यों खामोश बैठ गए? क्यों हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं? क्यों किसी आमदारों ने बात नहीं किया? हम कहते थे तो हमको हकाल दिया जाता था, धत्कार दिया जा सकता था। हमको आवाम साथ नहीं देती थी। हम आवाम को कहते थे हम जाने तो, जैसा आप लोग अरे अपना क्या लेना देना है, मुतवल्ली जाने, दरगाह खादिम जाने, ये जाने, वो जाने, वो जाने। खैर उस तरीके से हुआ। 2007 से 2009 में सिर्फ 2 मेंबर थे। 2 मेंबर थे। एक बिहार वाला जो है राज्यसभा का मेंबर था और एक एडवोकेट था। 2007 से 2009 में करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को NOC दे दी गई गैर कानूनी तरीके से। हमने आवाज़ उठाई, हमने बोला, हमारे MLAs ने कुछ बात की, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2014 आ जाता है, वहाँ भी समझा रहे हैं हम, फिर भी बात नहीं आ रही। दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, BJP की आ जाती है, शिवसेना की आती है, फडणवीस साहब आते हैं। हम उनके पास जाते हैं ऐसे तहरीक औकाफ, और हम उनको कहते हैं साहब कि आपका गवर्नमेंट का सर्वे है महाराष्ट्र का, 51,000 एकड़ ज़मीन हमको समझ में नहीं आती। आज हमारा ये हाल है कि मस्जिदों में हमको कटोरे फिराना पड़ते हैं, झोली पसारना पड़ती है, क्योंकि हम इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं है। वो आदमी था शब्बीर अंसारी जिसका नाम है, उसमें बड़े बड़े उलमाए कराम भी थे मेरे साथ उस डेलीगेशन में। मैंने उस वक़्त फडणवीस को ये बोला कि साहब ये सिर्फ हमारी जायदाद जो है ना, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी है, गवाह है, और मैं ओपन बोलता हूँ तो सब लोग सुनते हैं बात को, वहाँ तक भी जाती है गवर्नमेंट तक बात। मैंने कहा साहब ये हमारी प्रॉपर्टी हमको दो, हमारे हवाले कर दो, तुमको गवर्नमेंट चलाने के लिए हम पैसा देंगे। कितने लोगों ने हमको साथ दिया। महाराष्ट्र के तहरीक औकाफ के बारे में बोलते हैं कि क्या काम किया तहरीक औकाफ ने। सबसे पहले औरंगाबाद में जो वक्फ बोर्ड का महाराष्ट्र का वो था कार्यालय, उसको सील मारा। हम पे 353 के मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी नहीं आए, हम पे केस है। 353 की केस हुई। किसने मारा, ठोका? वो तहरीक औकाफ ने। क्यों मारा? क्योंकि आप बोलते कि बोर्ड में गलत काम हो रहे, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई, वहाँ के ऑफिसरों को मारे कि गलत काम कर रहे हैं, दे रहे, ये है, चेयरमैन के खिलाफ, सबके खिलाफ। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई साथ आने के लिए तैयार नहीं। हम पे 353 का केस चालू है। उसके बाद भी हमने लड़ते रहे चेयरमैनों के साथ। उनके कहा सर्वे की बात करो। फडणवीस ने बोला क्या करना पड़ेगा, हर 10 साल में सर्वे होना चाहिए। कोई मुसलमान क्यों नहीं बोलता है? हमारे नुमाइंदे क्यों नहीं बोलते? हमारे नुमाइंदे हैं ना, 10-10 आमदार है ना, क्यों नहीं बोलते हैं? किसने कराया ये सर्वे का काम? तहरीक औकाफ ने। 6 करोड़ मंजूर कराए उस BJP के गवर्नमेंट से, और 2 पायलट प्रोजेक्ट लिए, एक पूना और एक परभनी। और उस जगह हमने देखा तहरीक औकाफ ने घर घर जाके, अलग अलग जगह जाकर के, ताल्लुकों में जाकर के, दरगाहों की जगह पे जब जाके सर्वे किया, गवर्नमेंट की गेजेट में 5,000 एकड़, हमने 29,000 एकड़ निकाले। और हमारा दावा है कि महाराष्ट्र में 5 लाख एकड़ जमीन है, मगर इसका सर्वे नहीं हुआ, किसको मालूम ही नहीं है, कोई बताता नहीं है, पूछते नहीं है, और हमारे नुमाइंदे कुछ काम नहीं करते। इसके लिए उनको महसूस होता है कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ, खामोशी है। इसके लिए कहता हूँ कि सर्वे आज भी आपको मालूम नहीं। 16 में रुक गया। हमने बहुत कोशिश की,
29,000 कहाँ 5,000 एकड़। मैंने आज भी बताया, मैं चैलेंज करता हूँ कि आज हमारी 5 लाख एकड़ ज़मीन है, कुछ नहीं है। चेयरमैन के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, यहाँ नांदेड़ में आए, हमने जो कुछ भी किया है मैं वो बताना और गिनाना नहीं चाहता हूँ। तहरीक औक़ाफ़ सिर्फ नांदेड़ के लिए हद तक नहीं थी, पूरे महाराष्ट्र में वो क्या काम कर रही थी, कहाँ कैसी कैसी प्रॉपर्टी को निकाली। एक गाड़ीपुरा का ये पॉलिटिकली प्रेशर से था सब। आज जो क्रेडिट लेना जा रहे हैं, क्यों नहीं उसके खिलाफ हमारे आमदार उठ के खड़े हुए। जो परसों के दिन बिल पास हुआ कि खालसा कर दो और बेचन दो इनको सबको, इसकी मुखालिफत में क्यों नहीं आए हमारे लोग? कहाँ थे, कहाँ गए? अभी अभी हाल में मंदिरों के लिए नहीं, मस्जिदों के दोनों के लिए भी है। देखिए जो आया है ना नहीं हम बता देंगे आपको। मैं भी कापी दूंगा आपको, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि सब खालसा कर दी जाएगी, मंदिरों की नहीं, हमारी मस्जिदें और हमारी जगहें वो भी खालसा हो जाएगी। हुई ना आपकी यहाँ इनामी ज़मीन 5% पे जो आ गई है, वो कहाँ से आ गई है? करीबी ना आपके नांदेड़ में। खैर ठीक है, मैं वो बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ जी। तो इनामी जायदाद को खालसा करो, दे दो और बेच डालो। ये खतगौकर साहब की ज़मीन थी, क्यों लड़ा था उसके लिए? किसने लड़ा? जिन्होंने कब्जा करके बैठा था। कौन थे यहाँ के जो वकील जो उनकी पैरवी करते थे जाकर के? जो ATA शेख ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मैं उसके बीच में खैर बहस में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ और मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके के जो हालात थे हुए, हमने कोशिश पूरी करे, कोई आने के लिए तैयार नहीं। अभी गवर्नमेंट बनी, अभी गवर्नमेंट ने चेयरमैन बनाया। कैसा चेयरमैन है? कौन चेयरमैन है किसको पता? एक समीर खाजी नाम का आदमी है, जिसको लोग उसका पड़ोसी भी नहीं जानता है, जिसके ऊपर कई इल्ज़ामात है कि एक मस्जिद, संगीन मस्जिद नाम की मस्जिद को खालसा करके हज़ारों करोड़ों रुपए खा गया। कंप्लेन है, उसको चेयरमैन बनाया जाता है, जबकि कोरम पूरा नहीं है। कोरम पूरा होना चाहिए। हमारे MLAs बैठे हुए हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। एक मुतवल्ली औरत ख़वातीन का इंतकाल होता है 2 साल, उसका इलेक्शन नहीं किया जाता है। 2 वकीलों की जायदाद खाली है, उसके लिए भरने के लिए कोई बात करता नहीं है। एक MP की जगह खाली है, रहने दो वैसे ही, इसको चेयरमैन बनाना है। 6 आदमी है, कोरम पूरा नहीं है। एक्ट ये कहता है कि नॉमिनेटेड जो होते हैं और इलेक्टेड जो होते हैं, तो नॉमिनेटेड ज़्यादा इलेक्टेड होना चाहिए, नहीं है। मैंने रिट दाखिल किया, गवर्नमेंट का इतना दबाव मेरे पर महीने भर से चल रहा है कि वो रिट वापस ले लो। क्यों भाई? हमारे आमदारों को पूछा, हमारे आजू बाजू आमदार बैठे थे, भाई ये रिट है क्यों नहीं? परसों के दिन मैंने एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया, हमारे एक रईस शेख नाम के आमदार को, कि तुम चेयरमैन को ला रही है, लीगल है कि इलीगल है? और ये लीगल है तो क्यों आप उसका साथ दे रहे हैं? कैसा दे रहे हैं? हमारे आमदार साथ दे रहे हैं ना, हमारे लोग उसका साथ दे रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ते बनेंगे? खैर ये सब बातें होती रही। और गवर्नमेंट के बारे में जितने भी थी, ये तहरीक औक़ाफ़ ने पहली बार हिंदुस्तान के तारीख में, पहली बार हजरत हिंदुस्तान की तारीख में, बोर्ड जो हम बोलते हैं करप्शन करता है, चेयरमैन गलत काम करता है, किसी ने उसके ऊपर काम किया? कोई आमदारों ने किया, कोई खासदारों ने किया, कोई मिनिस्टरों ने किया? वो तहरीक औक़ाफ़ थी जिसमें 2 मेंबरों को डिस्क्वालीफाई कराया, 7 मेंबरों पे FIR दाखिल किया, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। बार काउंसिल का चेयरमैन गोवा और महाराष्ट्र का, जिसने सारे जजों को खरीद लिया था, गवर्नमेंट को खरीद लिया था, उसको डिस्क्वालीफाई, और उसके ऊपर FIR किसने दाखिल किया? वो तहरीक औक़ाफ़ थी। कह दे कि कोई था, वो बता दे कोई ये था कि हमने किए, कोई आमदार कह दे कि हमने किया, कोई पार्टी कह दे कि हमने किया, वो तहरीक औक़ाफ़ थी जिसने इतना बड़ा कारनामा किया। तहरीक औक़ाफ़ उसके ऊपर काम कर रही है और करते रहेगी। आज का मौजू बहुत सही मौजू है।
क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, मैं सीधा सीधा मौजू पे आता हूँ कि ऐसा नहीं है। तहरीक औक़ाफ़ को आपको जुड़ना होगा। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि भाई ये जो तहरीक है, ये तहरीक होना चाहिए। अवामी तहरीक जब तक तुम्हारी बनती नहीं है, ये ऐसे बिल अमेंडमेंट आते रहेंगे, चोर रास्ते लोगों को आएंगे, जब तक कि हम पकड़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, ये होने वाला मसला है नहीं। अब तहरीक औक़ाफ़ ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और मैंने हर ज़िले को बोला हूँ कि मुझे 10, 20, 25, 50 नहीं 10 आदमी दो खाली, देखो इस कैसी भी गवर्नमेंट हो, देखो मैं इसको हला के बता देता हूँ कैसा नहीं हलाता हूँ और कैसे नहीं मेंबर सीधे होते हैं, कैसा नहीं काम करते हैं। कहाँ है उनको पकड़ लेते, जाएंगे उसको पकड़ो, पकड़ो तुम, पकड़ते तुम। बोर्ड के मेंबर ये चोरी कर रहा है, ये नांदेड़ में वजीराबाद की जो दरगाह है हजरत अब्दुर्रहमान दुल्हे शाह, खासदार साहब हमारे जो मेंबर है बोर्ड के आके गए, जो बोर्ड के चेयरमैन थे वो आके गए, क्यों नहीं मसला हल हो रहा भाई? बिलोले की ज़मीन ये सब लोग आके गए, क्यों नहीं मसला हो रहा है? क्योंकि उनको वहाँ से करोड़ों रुपए मिल रहा है, देने वाले दे रहे हैं। मैं उसके भी डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं कुछ बातें ऐसी थी कि मैं प्रूफ के साथ बताने वाला था कि ये दरगाह का मामला क्या है, इसका मुतवल्ली कौन था, उसके मुतवल्ली ने क्या लिख के दिया था, उसने हिबा कैसा किया, उसने कैसा किया, क्या करे नांदेड़ के लोगों ने, क्यों खामोश बैठे हुए थे? हमारा बोलना था, सबको मालूम था कि भाई ये है, एक गलत आदमी को दिया, वो बेच रहा है, खा रहा है, हम खाली बोल रहे बेच रहा है, करोड़ रुपए की जारी, उसके ऊपर काम कौन करेगा? क्यों नहीं करेंगे? उसीलिए तहरीक औक़ाफ़ के लिए हमारे को आना पड़ा और तहरीक औक़ाफ़ से हम ये काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो आप कहते हैं कि ये बोर्ड बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने वहाँ भी बम्बई में ये बोला, हुकूमतें आते जाएंगी, बोर्ड बनते जाएंगे, इनकी नीयतें साफ नहीं है, ना बोर्ड की नीयतें, ये लपड़े गपड़े करते जाएंगे, ये तो होते रहेगा। हमको बाहर आना होगा, हमारी चीज़ों को संभालना है तो हमको बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। आज तक हमने पूछा नहीं, जब से हम पूछ रहे देखिए हालात कितने चेंज हो गए, हम जब से पूछ रहे हैं देखिए हालात कितने चेंज हो गए। और वही मैं आज सबको आह्वान ये कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, जो लोग कर रहे हैं, आज सब कह रहे हैं कि भाई ये अमेंडमेंट आया, तो मैं बोला ना कि भाई अमेंडमेंट क्यों आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें आपको मालूम थी, सब हो रहा है। उन्होंने पूरी स्टडी करके रखी है, इसकी इतनी बड़ी स्टडी करके रखी है और उनको मालूम नहीं कि जैसा हजरत ने किसी ने तो बताया कि 80% ज़मीन तो हमारी चले गई, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसके बाद भी आधा पंजाब हमारा है, आधा पंजाब। आज पंजाब बोर्ड की हालत देखो, मैं जाता हूँ हर जगह, कर्नाटका में बहुत अच्छा काम है, केरला में बहुत अच्छा काम है, आंध्रा में बहुत अच्छा काम है, यहाँ नहीं, हमारे पास कोई बोलने वाले लोग नहीं हैं। मैं बताऊंगा पंजाब के अंदर ये 52A जो हमारे पास है ना, एक्ट में जो आया है, इतना ख़तरनाक है कि 100 साल का भी कब्जा करके बैठने वाला कोई आदमी है तो डायरेक्ट 52 की उस पर कार्रवाई करो, जमानत नहीं है उसको। और वही काम हुआ गाड़ीपुरे का काम, गाड़ीपुरे का उसी एक्ट के तहत निकला। ये जो 52A के तहत जब बोला गया और जब वो सब लोग करने लगे और प्रेशर गवर्नमेंट का आया और कुछ यहाँ के लोगों का आया, मतलब सबको हथकड़ा पहनाऊंगा, चलो उसको नोटिस दो, जब जाके वो गाड़ीपुरे वाला मसला हल। 5001 का रोश में आओ, हम ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। खालसा नहीं होना चाहिए, वर्ग 2 से 1 में आना नहीं चाहिए, उनको हक मिलना नहीं चाहिए, हम उसके खिलाफ है तरीका, उसके लिए काम कर, ठीक है। और जो बातें हो रही है, अब ये जो अमेंडमेंट वाली बात है, हमसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने स्टडी करके रखी है, उनको मालूम है कि सारी प्रॉपर्टीज़ है। दिल्ली की 130 जगहों के ऊपर जाके मैंने लड़के आया हूँ, कितने लोग गए थे, हमारे लोग ने, हमारे सदर ने क्या किया, कैसे कैसे किया वो। खैर अब वक्त नहीं, इसके लिए मैं और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। मगर अब ये एक्ट जो है, एक तो सबसे पहले कि देखिए आप लोग, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी ये है कि भाई जब जा रहे सब तो हमको रजिस्ट्रेशन करके क्या फ़ायदा मस्जिदों में। बहुत सारी मस्जिदों के लिए हमने चीख चीख के बोले, लोगों को बोले, गए हमारे लोग सब जगह गए, मगर कोई तैयार नहीं होता। अरे हम भर के देते, हम करते करें, क्या वजह है? वजह ये है, वैसा भी तो हमको निकाल दे रहे ना, वो
नहीं है तो बोल देंगे नहीं ये तुम्हारी है नहीं, ऐसी तो आफत आ रही है। रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके लिए मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इदारे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात जाते जाते बता देता हूँ कि ये अंबानी वाला मामला जो है ना, अभी हो गया है, वो भी दे दिए। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने उसको दबा के रखी है। ये गवर्नमेंट ने, वो बोर्ड हमारा बोर्ड था पूरा। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बोर्ड इंडिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट दबाव नहीं डाल सकती है, मगर गवर्नमेंट पूरा अपने कब्जे में ले लेती है। क्योंकि वो जो नुमाइंदे हमारे देते हैं, हमारे मेंबर थे, हमारे चेयरमैन थे। किसने दिया ये अंबानी को? ये अंबानी को जो अभी हवाले किया, थोड़े दिन में आपके सामने आने वाली बात है, मैं इन एडवांस बोल रहा हूँ आपको। ये अंबानी की करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, अंदर बैठ कर ये काम किसने किया? मैं ओपन भी बोलता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट तक चल जाए, ये काम हमारे लोगों को पैसे दे करके, हमारे बोर्ड के चेयरमैन को, हमारे बोर्ड के मेंबरों को पैसे दे के खरीद लिया गया। और वो काम कराने वाला है फडणवीस। चैलेंज के साथ बोलता हूँ। तो बोला, मैं बोलता हूँ कि किसने करवाया ये काम, किसने दबाव डाला है। मैं नाम लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैं तहरीक औकाफ चलाता हूँ, उनको मालूम है, डरते वो भी मेरे से कि यार ये काम करने वाला है। ये अंबानी का अभी अभी हाल में जो हुआ है वो उसने किया है। हाँ दे दिए ना, मगर वो बाहर नहीं आ रही है। अभी आएंगी, बहुत जल्दी से मिल नहीं दे दी। खैर, अब ये जो बातें हैं, मैं इससे हट करके अभी अपने अमेंडमेंट वाली पे बात पे आ जाता हूँ कि देखिए, कुछ बातें तो बहुत अच्छी लोगों ने बतला दी हैं कि इसकी मुखालफत करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, 107, 108 और 108A, ये 108A है क्या? ये ऐसा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं की दी हुई है, जहां हम बोलते हैं ना कुल 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 कुल, औकाफ को कुल नहीं लगता है, चाहे वो कितने भी साल का बैठा हुआ हो, उसको कुल नहीं लगता है। और ये 108 हटाने की साजिश जो यही है कि हट जाए तो जो कुल वाले बैठे हैं उसके खुद ब खुद मालक हो जाएंगे। जैसा हम बोले कि 80% हमारी जो ज़मीनात है गई है, ये 180 और 107, और इस पर जो बात कर रहे हैं मौलाना ने भी एक जो बात की है इसके अंदर, गैर कौम के लोगों की जो बात की गई इसके अंदर कि गैर कौम के लोगों को किस तरीके से लाया जाए, पसमानदा होना चाहिए। कल ही लखनऊ से मेरे को एक फ़ोन आया था, मुसलमानों का आया था कि भाई क्यों, बड़े अच्छी बात कह रहे हैं उन्होंने कि पसमानदा को ले रहे हैं, अभी तक पसमानदा नहीं था, बोर्ड में आना चाहिए। ये बड़ी साजिश है, ये मोदी की बहुत बड़ी साजिश है मुसलमानों को लड़ाने की, कि देखो तुमको नहीं, जैसा इसके पहले उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगह पसमानदाओं को मिलती नहीं, तो लड़ो तुम मुसलमानों आपस में, अपर कास्ट और पसमानदा। अपर कास्ट इसके लिए हम ख़त्म नहीं कर सकते। यार बोले बहुत अच्छा है ना, वो तो सजेशन आना चाहिए ना, आएंगे, हमको लेना है जो बराबर लेंगे, हमने ओबीसी का हक लिया है ना, ये मंडल की लड़ाई लड़ करके हमारे हिंदू भाइयों को जो मिल रहा है तो वो दिला रहे ना हम, तो वो पसमानदा को भी हम, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड में हो या और कहीं जगह हो, बहुत लोगों के एतराज़ थे कि उनको लेते नहीं पसमानदा को, हो जाएंगे, वो हमारा घर का मसला है, वो हम कर लेंगे, मगर आप उसमें तो इंटरफेयर मत कीजिए। तो इस तरीके से जो औकाफ के अंदर कुछ अलग अलग बातें जो आ रही है, तो जिस तरीके से हमारे साथ ये ज़मीनों का जो मामला जो आ रहा है, जो हमसे छीन आने वाले दिनों में हमको नज़र ही नहीं आने वाली बहुत सारी चीज़ें। ये जो 44 है, 40 नहीं है, 44 है अमेंडमेंट जो अलग अलग और अच्छा ऐसा लोगों ने बना के भेजा है, क्योंकि उतना वक्त नहीं बताने के लिए। ऐसे एडवोकेट्स ने भी, लोगों ने भी, मिर्ज़ा फिरदौस मिर्ज़ा बोल करके नागपुर के सीनियर एडवोकेट्स हो गए, उनका ड्राफ्ट आप पढ़ेंगे तो अरे बाप उन्होंने क्या गज़ब किया है। और लोगों को भी नहीं मालूम, हमने भी दिया है एक सजेशंस कि जो तुम चेंज करने वाली बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं देखिए ये वक्त में भी जो है थोड़ी कमज़ोरियां हैं, मेरी इसके पहले भी हुई चर्चा, अभी भी हुई, और हम लड़ रहे हैं, मगर हमारा कोई आदमी, हमारा कोई वकील ये इसमें क्या खामी है वो नहीं बताता है। बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं हमारे, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। क्या है खामी? यह है कि जो चेंज रिपोर्ट होती है ना, उसको लिमिटेशन नहीं,
लिमिटेशन नहीं है, महीने भर में पैसे दे दो हो जाएंगी, न तो 10 साल भी नहीं होती। विरासत का मामला वो किसको दिया जा रहा है? वो तो कलेक्टर के पास, डिप्टी कलेक्टर के पास प्रॉपर्टी बिकती, ये बेच रहा, उसको बेच रहा, उसको बेच रहा, उसको, जब तक वो विरासत ही नहीं करता है, इसके खिलाफ कोई वकील आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं बात करते हैं? किसने लिखा गवर्नमेंट को कि ये गलत है, ये होना चाहिए? से उसको कोई लिखा है तो वही तहरीक औकाफ ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा, इनको भी लिखा, उनको भी बुलाए। और हमारी प्रॉपर्टी को क्या बोले, ट्रिब्यूनल है, 3 लोगों के जज बचते हैं, बड़ा काम होता है। वहां क्या अमेंडमेंट में आ रहा है कि कलेक्टर के हवाले कर दी जाए। अरे कलेक्टर बड़ा क्या ट्रिब्यूनल बड़ा? 3 लोगों का जज है, 3 लोग हैं कलेक्टर। और ATA शेख की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, उन्होंने सब क्योंकि कलेक्टरों के हाथ में आ जाएगा, सारी मनमानी होंगी, उनको जो करना है वो करते रहेंगे, जो करना है वो करेंगे। क्यों हमको विरोध करना है? ये बातें हैं। क्यों विरोध करना है? ये बातें हैं। कलेक्टर को दे दो सारे पावर्स, ट्रिब्यूनल जो जजों का है उसका तुम मर्तबा है खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी चीजें ये 44 में है, आप लोगों को समझना चाहिए, आना चाहिए। हर एक आदमी को, जिन लोगों ने कहा वो अकेला नहीं, उनके घर में जितने लोग रहते हैं वो अपने सामने बैठ के, ये लोग कह रहे हैं ना दबाओ ना, क्या कितना टाइम लग रहा है आपको उसको भेजने के लिए? हम खाली बोलते हैं, कब बहुत दूर नहीं है, 13 तारीख बहुत करीब है, हम गए, हमारा हो गया। मगर हमारे घर में किसने किया मालूम? हमारी बीवी ने करी, हमारी बेटी ने करा, हमारे बेटे ने करा, हमारे दामाद ने करा। सबको बोलो ना, घर में बुला के, एक खानदान के लोगों को सबको एक ही मिनट में कर लो ना, सारा काम हो सकता है ना। तो ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है, ये बात हमारे वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। जिस तरीके से उन्होंने लगा दिया है ये बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप करना चाहेंगे बहुत अच्छी बात है। और इसी सिलसिले में कल हमने नांदेड़ एक ऐसी जीता जाता जागती ज़िंदगी वाला, यहाँ से जो भी आंदोलन होता है वो सक्सेस होते हैं। अभी तक महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ, एक मीटिंग वहाँ हुई है, मगर कल का आंदोलन पहला आंदोलन है, ये पहला, ये बिल की तरमीम के आने वाला जो हमारा कल का जो एहतजाज है वो पहला है। ये महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में मालूम होना चाहिए कि मुसलमान किस तरीके से इसका एहतजाज करने जा रहा है, किस तरीके से इस बोर्ड के खिलाफ भी हम कलेक्टर से मिलकर निवेदन देने वाले हैं कि इतने दिन से हम इतने लोगों के पीछे लगे हुए हैं, वो हो नहीं रहा है। तो ये एहतजाज सिर्फ नांदेड़ के हद तक नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान तक इसकी आवाज़ जाएंगी। यही उम्मीद करते हुए आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं मौलाना क़ासमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपके जिसमें वो कर रहे क़यादत में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए और ये एहतजाज को कामयाब बनाइए। यही बातें कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। अरे 1936, 40, 42 अल्लामा इकबाल ने कितने ज़माने, खाली हम शेर की तारीफ कर देते हैं, अमल कब होगा? इस पर अमल कीजिए। यही गुजारिश करते हुए आप तमाम लोगों को, मुझसे कुछ गुस्ताखी हुई होंगी या मैं कुछ गलत कहा हूँगा, वो आइए, मैं यहाँ 1 नहीं 2 दिन हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। यही बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। माशा